हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है जज्बा क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज शुरू करने के लिए कहा था, तो उसी में हम कुछ आगे का पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं। और आपको शायद बोर्ड पे पीछे दिखाई भी दे रहा होगा जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की संविधान सभा कैसे बनी और संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। तो ये सारी चीज़ें आज हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ से हम एक पूरी सीरीज शुरू करेंगे जो आपको पूरे संविधान का, इसमें हम धीरे धीरे पढ़ते सारी सीरीज वाइज हम सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी सेशन को पसंद करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ना संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इस असेंबली का जब गठन हो रहा था, संविधान सभा का जब गठन होना था, तो उसके लिए सबसे पहले भारत के अंदर एक मिशन आया, जिस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जिस वर्ष भारत आया वो वर्ष था 1946 यानी कि 1946। तो 1946 में सबसे पहले कैबिनेट मिशन आता है और इस कैबिनेट मिशन के अंदर 3 व्यक्ति आते हैं। और वो जो 3 व्यक्ति होते हैं उनमें से जो पहले व्यक्ति हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनका नाम है A.B. अलेक्जेंडर। A.B. अलेक्जेंडर। एक होते हैं इसी में से पैंथिक लॉरेंस। और जो तीसरे व्यक्ति हैं, पैंथिक लॉरेंस हो गए, और पैंथिक लॉरेंस के बाद जो तीसरे आते हैं उनका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम है? स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों व्यक्ति हैं A.B. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों ही लेके आए थे कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो ईयर कौन सा था? 1946। ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और इसमें जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं कैबिनेट मिशन के, तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बनाया जाता है पैंथिक लॉरेंस को। किसको बनाया जाता है भाई अध्यक्ष? पैंथिक लॉरेंस। तो यहाँ पर क्या निकल के आती है? टोटल जो सीटें निकल के आती है वो निकल के आती है 389 सीटें। कितनी सीटें निकल के आती हैं? 389 सीटें। तो इस तरह से टोटल 389 सीटें निकल के आती हैं। और इन 389 सीटों के अंदर जो तुम्हारा मिला के होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है 292 सीटों का, और ये जो 292 सीटें आती हैं ये होती है, और 4 सीटें फिर ब्रिटिश कमिश्नरी की होती हैं। और इसके बाद जो 93 सीटें बचती हैं, ये 93 सीटें होती हैं देसी रियासतों की। किसकी होती हैं ये? देसी रियासतों के लिए। तो इस तरह से सीटों का डिवीजन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इस कैबिनेट मिशन के आधार पर 3 भाई कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो 3 थे। एक तो A.B. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इन तीनों में जो अध्यक्ष था वो था पैंथिक लॉरेंस। फिर इसके बाद हमने देखा कि 10 लाख की जनसंख्या पर, किस पर भाई? 10 लाख की जनसंख्या पर क्या निर्धारित किया गया? एक सीट निर्धारित की गई, यानी कि एक सदस्य वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 10 लाख की जनसंख्या को। तो इस तरह से जो टोटल सीटें निकल के आई थी वो आई थी 389। और इन 389 सीटों में से जब इनका बंटवारा किया गया तो इसमें 292 जो सीटें थी वो ब्रिटिश प्रांत की आई, 4 सीटें ब्रिटिश कमिश्नरी की, और जो 93 सीटें थी वो देसी रियासतों के लिए रिजर्व की गई। फिर इसमें आगे क्या होता है, जब आगे हम बात करते हैं तो अब इन सीटों पर होना था इलेक्शन। और जब सीटों पर इलेक्शन होता है तो इनमें से जितनी सीटों पर इलेक्शन होता है वो होती है तुम्हारी 292 सीटें, क्योंकि 292 सीटों पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्शन होगा। तो जब इन पर इलेक्शन होता है, यानी कि इन पर क्या होता है भाई? चुनाव होता है। और चुनाव के बाद जो सीटें निकल के आती हैं, इसमें एक जो 208 सीटें थी, सॉरी एक 208 सीटें ये आपकी कांग्रेस को मिली। कांग्रेस के खाते में आती है 208 सीटें। और फिर इसी के साथ अगर हम देखें तो 73 सीटें आती है मुस्लिम लीग के पास। इसके पास भाई मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिलती हैं? 73 सीटें मिलती हैं मुस्लिम लीग को। और यहाँ पर जो बची कुछ 15 सीटें होती हैं वो सारी की सारी 15 सीटें आती हैं किसके अंदर? वो जितने भी अदर दल होते हैं, यानी कि जो भी अन्य और खड़े होते हैं दल,
उन सबके पास आती है 15 सीटें। तो इस तरह से 292 सीटों का क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्धारण किया जाता है, जिसमें से 208 कांग्रेस के पास आती है, 73 सीटें आती है आपकी मुस्लिम लीग के पास, और यहाँ पर आपके पास जो 15 बची आ जाती हैं, जो बाकी बची हुई जितने भी पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन के अंदर 15 सीट उन अन्यों के पास आ जाती है। फिर इसी के आधार पर प्रक्रिया आगे चलती है और आगे चलने के बाद भारत के अंदर गठन किया जाता है संविधान सभा का। तो संविधान सभा के जब हम गठन की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके आगे की शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर कैबिनेट मिशन बन चुका है। कैबिनेट मिशन के बाद आपने देखा कि सीटें किस किस, जब कैबिनेट मिशन बना वो भारत आया, फिर इसके बाद सीटों का डिवाइडेशन हुआ, सीटों का डिवाइडेशन होने के बाद फिर हमने देखा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर सीटें मिली। और अब जब ये सीटें मिल चुकी हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं अब संविधान सभा के अंदर बैठकें होना शुरू होगा। और जब सबसे पहले संविधान सभा की बैठक की जाएगी तो वो तारीख होती है 9 दिसंबर 1946 की। तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है, इस बैठक के अंदर एक व्यक्ति जो वहां पर उस बैठक में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, इसी वजह से क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे, उन्हें उस समिति का या फिर संविधान सभा का क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, ये होती है 9 दिसंबर को आपकी पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की यहाँ पर बैठक होती है तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया जाता है एक व्यक्ति को। और वो बनाया उन्हें इसलिए जाता है अध्यक्ष क्योंकि वो वहां पर सबसे बुजुर्ग होते हैं, जिनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, क्या नाम होता है इनका, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है क्योंकि वहां पर वहां पर क्या होते हैं, सबसे बुजुर्ग होते हैं। और यहीं पर जब इनको बनाया जाता है अध्यक्ष तो ये कैसे है भाई, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पेपर में पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने। तो पहले अध्यक्ष बनने वाले थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इसके क्या थे, पहले और अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद जब अगली बैठक होती है 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर 1946 को जब अगली बैठक होती है, इसी बैठक के अंदर यहाँ पर फिर स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा उन व्यक्ति का नाम बताइए, चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर जो बनाए जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। और जब इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया है तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर क्या होगा, अब ये आगे तक जब तक भी संविधान सभा अपना कार्य करेगी तब तक भी संविधान बनाने की प्रक्रिया चलेगी, तब तक जो इसके अध्यक्ष रहेंगे संविधान सभा के वो कौन रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहते हैं। फिर अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बाद में जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, इनको ही देश का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया जाता है। तो इसी के बाद जब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक तो राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है, उसी के साथ क्या होगा, यहाँ पर उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। और यहाँ पर जो उपाध्यक्ष चुने जाते हैं वो होता है जिनका नाम है भाई, एक यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति तो पहले ही कर ली जाती है और एक की जाती है बाद में। तो सबसे पहले जो आपके हम यहाँ पे उपाध्यक्ष बताने जा रहे हैं जो पहले चुने जाते हैं, इनका नाम है H.C. मुखर्जी। क्या नाम है, H.C. मुखर्जी, इनको चुना जाता है। और दूसरे जो होते हैं उनका नाम है V.T. कृष्णमाचारी। V.T. कृष्णमाचारी। तो V.T. कृष्णमाचारी और H.C. मुखर्जी, इन दोनों को बनाया जाता है उपाध्यक्ष संविधान सभा का। इसी के साथ संविधान सभा के बनाए जाते हैं संवैधानिक सलाहकार। कौन बनाए जाते हैं भाई, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार जो बनाया जाता है उनका नाम है B.N. राव। क्या नाम है भाई, B.N. राव। उनका नाम है B.N. राव। यानी कि ये जो B.N. राव है इनको बनाया जाता है संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का। तो ये होता है जब 11 दिसंबर को 1946 को बैठक होती है। इसमें हमने 3 बड़े काम देखे। सबसे पहला स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर उपाध्यक्ष बना दिया H.C. मुखर्जी को, और बाद में फिर इसके दूसरे उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन, V.T. कृष्णमाचारी। और इसी के साथ संवैधानिक सलाहकार बना दिया जाता है B.N. राव को। इसके बाद फिर बैठक होती है इसकी 13 दिसंबर 1946 को। और जब 13 दिसंबर 1946 को इसकी नेक्स्ट बैठक होती है, इस बैठक के अंदर
और 13 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है, फिर जब अगली बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, तो इस बैठक के अंदर एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। और वो जो प्रस्ताव होता है, पहली बात तो उसका नाम हमें जानना है, उसका नाम है उद्देश्य का प्रस्ताव। क्या नाम है भाई, उद्देश्य का प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य का प्रस्ताव है, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है भाई, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, इसको भाई स्वीकार कर लिया जाता है उद्देश्य का प्रस्ताव को। और यही जो उद्देश्य का प्रस्ताव होता है, यही आगे चल के हमारे संविधान की क्या बनता है भाई, प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है, प्रस्तावना, या फिर प्रस्तावना को हम कहते हैं उद्देश्य का भी, क्या बोलते हैं, उद्देश्य का। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का जो बनेगा, यही उद्देश्य का प्रस्ताव जो है, यही आगे चल के हमारी प्रस्तावना बनता है। फिर इसके बाद क्या होगा, इस तरह से संविधान सभा की बैठकें चलती रहती हैं और बैठकें चलती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। जो भी नियम कानून है वो बनते चले जाते हैं धीरे धीरे। और इसी तरह से हम देखते हैं संविधान सभा के अंदर कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं थी, कितनी महिलाएं शामिल थी संविधान सभा के अंदर। तो यहाँ पर थी टोटल 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी भाई, संविधान सभा के अंदर टोटल 15 महिलाएं हुआ करती थी। और 18 जुलाई 1947 को यहाँ पर भारत के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है कि भारत को पूरी तरह से क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। इसी के जस्ट बाद 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम बताएंगे आप, बताइए जरा क्या है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हाँ, विधानसभा से संबंधित कुछ समितियां भी बनाई गई और इन समितियों के कुछ अध्यक्ष बनाए गए। तो हम देखते हैं कि संविधान सभा से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनाई गई और उनके अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए। तो आप सभी हेडिंग बना सकते हैं, जिसको लिखना है बच्चों को वो लिख सकते हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। या फिर संविधान सभा के निर्माण से संबंधित भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहें। तो सबसे पहले जो हम समिति देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले समिति का नाम है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। और आपकी जो कार्य संचालन समिति थी, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र। इसके बाद आपके बनाए गए संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया। फिर इसके बाद आपकी बनाई गई एक और समिति जिसका नाम था प्रांतीय समिति। और प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो अध्यक्ष बनाया गया था, एक आपकी बनाई गई थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सारे सदस्य बनाए गए। और इसी के साथ जो आपकी नेक्स्ट समिति, इसी के साथ मौलिक अधिकारों से संबंधित और इसी के साथ एक तो मौलिक अधिकार संबंधित हो गई, और इसी के साथ अल्पसंख्यकों से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित
संबंधित समिति। ये जो बनाई गई थी आपकी, इनका नाम था, जो इसके अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी के साथ जो आपकी एक और बनाई गई थी, नेक्स्ट आपकी जो बनाई गई थी, इसका नाम था राष्ट्रीय झंडा कह दो या फिर आप कह सकते ध्वज समिति। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जेपी कृपलानी। और इसी के साथ आपकी एक समिति और बनी थी, राष्ट्रीय तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति या ध्वज समिति। और इसके अध्यक्ष बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण समितियां जिनका निर्माण किया गया था संविधान सभा के लिए। तो यहाँ पर कार्य संचालन समिति के जो हेड थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जो बनाए गए थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भी। फिर प्रांतीय समिति के जो बनाए गए थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। मौलिक अधिकारों से संबंधित और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो बनाए गए थे अध्यक्ष, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय झंडा समिति है, इसको हम ध्वज समिति के नाम से भी जानते हैं, ये बनाई थी डॉक्टर जेपी कृपलानी ने। और जो राष्ट्रीय तदर्थ ध्वज समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से कुछ ये महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए। इसी के साथ साथ फिर एक पूरा का पूरा हमारा संविधान किस तरह का होगा, किस तरह से संविधान काम करेगा, इसी के लिए फिर हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया। और इस ड्राफ्ट को तैयार करने में जो सबसे अपनी अहम भूमिका निभाने वाले थे उन व्यक्ति का नाम था बी.एन. राव। और बी.एन. राव, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, बी.एन. राव कौन थे? तो बी.एन. राव हुआ करते थे भाई कौन? वो थे हमारे संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा को सलाह देने के लिए संविधान सलाहकार बनाए गए थे, संवैधानिक सलाहकार, उनका नाम था बी.एन. राव। और यही बी.एन. राव बनाते हैं एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट। क्या बनाते हैं भैया? ये ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और जब ड्राफ्ट तैयार किया जाता है बी.एन. राव के द्वारा, तो यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी को हम हिंदी में कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं भाई? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। और प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और जब इस प्रारूप समिति का गठन किया जाता है तो ये डेट होती है आपकी 29 अगस्त की। तो 29 अगस्त को 1947 को जब आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी कब होता है इसका गठन? 29 अगस्त को 1947 में यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और इसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं टोटल? 7। और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो बनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को यहाँ पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। और यहीं पर एक जो महत्वपूर्ण भूमिका, और हाँ एक बात और याद रखना, ये जो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर, उन्हीं 7 में से जो अध्यक्ष है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं 7 में से एक है। फिर इसके अलावा 6 व्यक्ति और होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसके सदस्य होते हैं। उनके हम नाम देख लेते हैं एक बार सभी के सीक्वेंस में यहाँ पर। तो इन्हीं में हम देखेंगे कि ये जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य थे भाई टोटल? यहाँ पर इसमें सदस्य कितने थे टोटल? 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने सदस्य थे टोटल? 7 सदस्य थे। और इन 7 सदस्यों में से जो अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे अध्यक्ष। फिर इसके बाद जो इसके सदस्य बनाए गए उन्हीं में से एक थे एन माधव राव। और इसी में से एक थे आपके एन गोपाल स्वामी आयंगर। और इसी में आपके एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है के.एम. मुंशी। इसी के साथ एक और व्यक्ति जिनका नाम है अल्लादी
कृष्णा स्वामी अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। और इसी के साथ एक व्यक्ति और आते हैं डीपी खेतान। तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड माधवराव एंड गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर और डीपी खेतान। और एक और आते हैं आपके बी एल मित्र। ये जो बी एल मित्र आते हैं ये आपके एन माधवराव की जगह आते हैं बी एल मित्र, क्योंकि ये यहाँ से कोई त्याग पत्र दे देते हैं तो इनकी जगह आते हैं। और एक जो डीपी खेतान है, आप ये जो डीपी खेतान को देख रहे हैं इनकी भी कृष्णामाचारी को इसका सदस्य बनाया जाता है। भाई इनकी डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। और ये जो आपके अंतिम व्यक्ति बचते हैं उनका नाम है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये आपके सातों के सातों मेंबर है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होते हैं। तो सबसे पहले हमने ड्राफ्टिंग कमेटी देखा। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसकी स्थापना कब की गई थी? 9 अगस्त 1947 को बनाई गई और इसके अंदर टोटल 7 सदस्य थे और इन सातों में से अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसके बाद एन माधवराव, इनकी तबीयत खराब होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था। इनके बाद जो सदस्य बने थे वो थे बी एल मित्र या मिश्र, बी एल मिश्र। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनको बनाया गया। और इसी के साथ यहाँ पर के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, डीपी खेतान। और इनकी मृत्यु हो जाती है जिस वजह से जो बना दिया जाता है वो टीटी कृष्णाचार्य को। इसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो ये सभी के सभी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम करना शुरू कर देती है। और जैसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी अपना काम शुरू कर देती है तो फिर चीजें और आगे बढ़ती हैं। इसी के बाद फिर 18 जुलाई को, जैसा कि हमने देखा, 18 जुलाई को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। और इसी के साथ 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया जाता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को भी हमने देखा था अपना लिया गया था। तो जब तिरंगे को भी अपना लिया गया है और भारत की स्वतंत्रता की भी घोषणा हो गई है तो इसी के दौरान जितने भी नियम कानून होने थे सब बनते हैं। और टोटल 11 बैठकों में, कितनी भाई? 11 सेशन के अंदर, यानी कि टोटल 11 बैठकों में हमारा जो संविधान है वो बनकर रेडी हो जाता है। और हमारा संविधान बनकर जो तैयार होता है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर हमारा संविधान क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, सॉरी, यहाँ पर 18 दिन में हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और इसी के बाद 24 जनवरी 1950 को भारत की, जब यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया है तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसी दिन अंतिम बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश का राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है। और उसी के साथ हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी घोषित कर दिए जाते हैं जिनका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर एक तो हमारा राष्ट्रीय गान और हमारा राष्ट्रीय गीत, हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत क्या कर लिया जाता है? अपना लिया जाता है। कब अपनाया जाता है? ये 24 जनवरी 1950 को। और इसी के साथ देश के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनेंगे उनका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अनाउंस कर दिया जाता है कि ये क्या होंगे? देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर हमारा संविधान ही बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान आखिर बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भाई हमारा संविधान यहाँ पर बनकर एकदम रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। और यहीं पर हमने इसको अंगीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन ही इसका कुछ पार्ट भी लागू कर दिया गया था। इसके कुछ आर्टिकल्स को हमने लागू भी कर दिया था जिस दिन इसको अपनाया था। लेकिन हमने अपना पूरा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं किया था। जब हमने अपना पूरा संविधान पूरी तरह से लागू किया था वो डेट हमारे लिए खास है, जिसको कहते हैं 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तो तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, लेकिन पूरी तरह से जो लागू हुआ था वो हमने कब किया था? 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया था? संविधान लागू कर दिया था पूरी तरह से। और इसी दिन हम भारत का
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो बताइए जरा, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, तो हमने तभी क्यों नहीं लागू कर दिया था उसको? तो वो यहाँ पर जो 26 जनवरी है और संविधान, और इसी दिन हमने स्वराज की मांग की थी। तो 26 जनवरी 1930 में हमने जब स्वराज की पहली बार मांग की थी, इसी चीज को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 का वेट किया और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया और भारत क्या बन गया? पूरी तरह से गणतंत्र देश बन गया, गणतंत्र राज्य बन गया। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। तो इसी के साथ अभी कुछ चीजें और देखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य 284 थे जिस दिन ये भी अंगीकार किया गया था, और इन 284 ने ही क्या किए थे? इस पर सिग्नेचर किए थे, जो कि आपसे पूछा भी जाता है। तो टोटल 284 लोगों ने क्या किए थे? इस पर टोटल सिग्नेचर हुए थे। और आपको जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके अंदर टोटल 15 महिलाएं शामिल थी जब हमने संविधान सभा अपनी बनाई थी। तो यहाँ तक संविधान सभा की हमने पूरी प्रक्रिया समझी है, किस तरह से इसका गठन हुआ। आइए एक बार शॉर्ट में इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, हमने आज सबसे पहले जो अपनी क्लास की शुरुआत की थी वो हमने शुरू किया था संविधान सभा के गठन के बारे में पढ़ना। और संविधान सभा का जो गठन किया जाता है, इसका गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत में 1946 में लाया जाता है कैबिनेट मिशन को। और कैबिनेट मिशन जब भारत आता है तो इसके अंदर 3 सदस्य शामिल होते हैं। एक तो AB अलेक्जेंडर, एक आपके थे पैंथी क्लोरेंस और एक आपके स्टेफोर्ड क्लिप्स। जिसमें कि पैंथी क्लोरेंस जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये आता है, इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। और भारत में संविधान सभा के गठन के लिए आपको पता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता है। और इस तरह से टोटल 389 सीटें हमने देखी थी, जिसमें से 292 सीटें जो थी वो ब्रिटिश प्रांत के अंदर आती थी। 292 के बाद हमने जो और सीटें देखी थी बची हुई 4 सीटें, 4 सीटों पर आपको पता है कि जो ब्रिटिश कमिश्नरी है उसके लिए रिजर्व की गई थी। और इसके अलावा जो बाकी सीट थी वो सारी की सारी सीट देशी रियासतों के अंदर थी। फिर हमने देखा था कि 292 सीटों पर क्या होता है? आपका इलेक्शन होता है। और जब इलेक्शन होता है उसमें से 208 सीटें कांग्रेस के पास आती है, 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग के पास आती है, और बाकी जो 15 सीट बची होती है वो अदर के पास आ जाती है, जो भी अन्य दल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। फिर क्या होता है? संविधान सभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनाई जाती हैं। और इन समितियों का निर्माण जो किया जाए, मतलब ये जो समितियां निर्माण किया गया इनका, इसके लिए कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे अलग अलग, जैसे कि हमने झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, संघ समिति, या फिर आपकी और भी हमने कई सारी समिति देखी। इन समितियों का गठन किया जाता है और इन सब के गठन के बाद संविधान के निर्माण का कार्य शुरू होता है। और हमने देखा था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका सबसे बुजुर्ग होने की वजह से इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और अध्यक्ष इनको जो बनाया जाता है ये अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। और 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को इसके संविधान सभा के अध्यक्ष चेंज कर दिए जाते हैं और अब बनाया जाता है इनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो पूरी तरह से इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं और जब तक संविधान का निर्माण होता है तब तक वो उसके अध्यक्ष बने रहते हैं। और इसके बाद जब संविधान लागू कर दिया जाता है तभी हमारे देश के राष्ट्रपति भी इन्हीं को घोषित किया जाता है। फिर हमने देखा था 13 दिसंबर 1946 को जब अगली बैठक हुई थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही आगे 22 जनवरी को पारित कर दिया जाता है। और पारित करने के बाद यही हम देखते हैं संविधान के आगे चल के क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे भारत के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय तिरंगा, इन सबको स्वीकार कर लिया जाता है। और इसमें कुल 15 महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं संविधान सभा के निर्माण के अंदर। और संविधान सभा हमारी यहाँ पर अपना काम पूरा कर देती है। इसी तरह से हमारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में और टोटल 11 सेशन 11 बैठकों के अंदर हमारा संविधान बनकर रेडी हो जाता है। और संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है, जिसका कुछ पार्ट तो हम उसी दिन अपना लेते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से अपना संविधान 26 नवंबर को, हम अपना पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं और भारत की गणतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से ही हम इस सीरीज़ को फिर आगे कंटिन्यूटी में रखेंगे। तब तक के लिए बाय।